ओके, प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 5 बेटा, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर वास्तुशास्त्र, देयर इज एन इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। इट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है बेटा, वास्तुशास्त्र एक तरीके से देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र का बेटा एक इनसेपरेबल पार्ट माना जाता है। वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, डिग्निफाइड एंड प्रेज्ड बाय मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आज के मॉडर्न साइंस ने बेटा वास्तुशास्त्र को एक साइंस के रूप में बेटा एक्सेप्ट किया है, बराबर, क्योंकि जिस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और उसके जो मतलब पर्टिकुलर मेजरमेंट, उसके जो कैलकुलेशंस है, बराबर। वास्तुशास्त्र में बेटा ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ और विश्वकर्मा हैव मेड द यूनिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। क्लियर? ज़्यादातर हम लोग इनको देवी देवताओं के उसमें देखते हैं। उसमें भी विश्वकर्मा जी हैं, जिनका यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया हुआ है बेटा, कि विश्वकर्मा जी को एक तरीके से देखा जाए तो बेटा आर्किटेक्ट ऑफ गॉड माना जाता है। यानी कि आर्किटेक्ट मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बेटा संरचनाएं, किसी भी तरीके का बिल्डिंग स्ट्रक्चर जिसको साइंस के बेस पर बनाया जाता है बेटा, तो उसको हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। कि दे हैव प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बराबर। उन्होंने एक तरीके से बेटा कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स को प्रोपोगेट किया और बताया उन सिद्धांतों को कि कैसे एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर, उसके पिलर्स, किस उसका जो बेसमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, फिर उसका ड्वेलिंग, टेम्पल प्लेस, अश्वशाला, फोर्ट, स्टोर हाउसेज ऑफ द एम्यूनिशंस एंड द टाउन प्लानिंग। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो पर्टिकुलर ड्वेलिंग प्लेस यानी कि खुदाई का काम किन जगहों पे होना चाहिए, तो वहाँ पे ज़मीन ठोस है या नहीं है। जैसे कि कोई ब्रिज स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, तो ब्रिज बनाने के लिए जो आसपास की ज़मीन होती है वो मजबूत होनी चाहिए। फिर टेम्पल है, बराबर, तो पॉजिटिविटी का जो ग्राफ है वो किस प्लेस पे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हम मंदिर बना सकते हैं। अश्वशाला, तो यहाँ पे हर पॉजिटिव फैक्टर को देखा जाता है बेटा, जो ह्यूमन बींग से लेके हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ को, मेंटल पीस को मेंटेन करता हो, तो ऐसी प्लेस को पसंद करना। फोर्ट्स है, किलेबंदी किस तरीके से की जाए ताकि वो हमेशा सेफ, डिफेंसिव और एक तरीके से देखा जाए तो सुरक्षित हो। फिर स्टोर हाउसेज ऑफ द एम्यूनिशन, हथियारों को बेटा किन पर्टिकुलर उन हाउसेज में रखना चाहिए, स्टोर हाउसेज में रखना चाहिए। फिर अनाज के लिए भी बेटा यहाँ पे मैं दोनों बात करूँगी कि स्टोर हाउसेज सिर्फ एम्यूनिशन का नहीं बेटा, सिर्फ हथियारों के स्टोर हाउसेज ऐसी जगह पे जहाँ पे बेटा भेज का प्रमाण कम हो, जो हमेशा जगह सूखी रहती हो, क्योंकि वेपन्स हमेशा हथियार जो है लोहे के होते थे, जिनमें जंग लगने का कारण सबसे बड़ा उनका मतलब एक तरीके से उनके खराब होने का कारण यही होता था कि अगर वो रस्टेड हो गए, उनमें जंग लग गया तो बिगड़ जाते थे। वैसे ही अनाज है बेटा, अनाज में भी क्या है कि क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़्यादा ग्रेट इफेक्ट होती है, बराबर। एक तरीके से देखा जाए तो क्लाइमेटिक चेंज जैसे उस समय का जो क्लाइमेट है, वातावरण है बेटा, वो सूखा है, गर्म है, ठंडा है, भेज वाला है, बराबर, वेटनेस ज़्यादा है। तो अनाज को ऐसी प्लेस पे हमेशा स्टोर रखा जाए ताकि उसमें किसी भी तरीके के फंगस ना लगे, बैक्टीरियाज ना लगे और वो सेफ रहें। तो स्टोर हाउसेस किस डायरेक्शन में, कैसी जगह पे होने चाहिए ताकि वो सेफ रहे बेटा, प्रोटेक्टेड रहे। फिर यहाँ पे देख सकते कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज मेंशन इन बृहद संहिता। और इसके साथ साथ बेटा विश्वकर्मा ने जो वास्तुशास्त्र का ग्रेट डिस्क्रिप्शन दिया है वो बृहद संहिता में लिखा हुआ है। ठीक है, विश्वकर्मा जी जो बेटा ब्रह्मा का रूप माने जाते थे। हम विश्वकर्मा के टेम्पल्स देखते बेटा, लेकिन ब्रह्मा जी का भारत में सिर्फ एकमात्र टेम्पल है। फिर देखो राणा कुंभा ने बेटा मेवाड़ के अंदर जो है एक अपना विक्टोरियल रूल बनाने के लिए विजय स्तंभ बनवाया था इन द 15th सेंचुरी बेटा। और इस विजय स्तंभ को उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो वास्तुशास्त्र के बेस पे बेटा सिंगल पिलर स्ट्रक्चर है, तो किस तरीके से बेटा एक साइंटिफिक मैनर कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके एक पिलर के ऊपर भी 5 स्टोरेड मिनारेट्स को खड़ा किया जाता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है वो। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन बिलीफ, विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इंटू द 8 सेक्शंस। ठीक है बेटा, विश्वकर्मा के मुताबिक जो है ये ट्रेडिशनल बिलीफ है एक तरीके से कि विश्वकर्मा जी को आर्किटेक्ट ऑफ गॉड यानी कि वास्तुशास्त्र का जनक माना जाता है। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इनटू द 8 सेक्शन। उन्होंने वास्तुशास्त्र को बेटा 8 सेक्शंस में यानी कि 8 विभागों में डिवाइड किया था। वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक द सिलेक्शन ऑफ प्लेस, शेप, स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम,
बराबर। ये 8 सेक्शंस क्या हैं बेटा, तो हमारे एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर और हमारा जो हाउस होता है, हमारा जो घर होता है, उसके अलग अलग पार्ट, हमारा डाइनिंग रूम यानी कि भोजन गृह कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, पूजा घर कहाँ होना चाहिए, स्टोर हाउस यानी कि अनाज का भंडार कहाँ होना चाहिए, घर के दरवाजे खिड़की किस तरीके की दिशाओं में होने चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर बेटा प्रॉपर प्लेस पे साइंटिफिक मैनर में बनाई जाती हैं तो ये पॉजिटिविटी को क्रिएट करती हैं। और पॉजिटिविटी जो है हमको एक मेंटल पीस और अच्छा हेल्थ देता है। अगर हमारे घर के खिड़की दरवाजे बेटा जो उसका वेंटिलेटर सिस्टम है, एयर को पास आउट करने का सिस्टम है, वो सही डायरेक्शन में है, तो हमारे घर के अंदर बेटा कभी भी बैक्टीरिया जो है जमा नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या है कि हमेशा हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी। इसके साथ साथ बेटा वेंटिलेटर सिस्टम अगर अच्छा है तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर रसोई के अंदर बेटा चिमनी की प्लेस डिसाइड होती है कि किस डायरेक्शन में वो जाएगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा, बराबर। पूजा घर पॉजिटिविटी के डायरेक्शंस में बनाया जाएगा ताकि जब भी हम सुबह के वक्त ज़्यादातर लोग बेटा उठने के बाद नहा धो के पूजा करते हैं, तो हम उनका पूरा का पूरा जो डे है वो पॉजिटिविटी के साथ जो है गुजर जाए। नो डाउट स्ट्रगल हर इंसान के जीवन में रहती है बेटा, लेकिन अगर मेंटली हम स्ट्रांग है तो हम किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं पड़ते। तो वास्तुशास्त्र ये चीज़ें बताता है बेटा, ये कोई अंधविश्वास या इन चीज़ों की बात नहीं है, लेकिन इसको साइंस के बेस पे समझो, बराबर। इसको गलत तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो और फिर जैसे बेटा स्टेप वेल वेल इनका खुदाई कहाँ होगा, वाव कहाँ पर बनाई जाएगी, तो वास्तुशास्त्र में पर्टिकुलर वो लैंड कैसे डिसाइड होगी बेटा, तो ये भी साइंस है कि ज़मीन के किस हिस्से में पानी ज़्यादा होगा, ज़मीन के किस हिस्से में पानी ऊपर तक होगा, बराबर। ये वास्तुशास्त्र में साइंटिफिक मैनर में बताया हुआ है कि किस तरीके का ज़मीन का हिस्सा है, उसकी पहचान कैसे करनी है, तो कहाँ पे हम छोटे स्टेप वेल्स बना सकते हैं, कहाँ पे हम बोरवेल्स लगा सकते हैं। तो ये क्लियरली वास्तुशास्त्र में बेटा इन प्रेडिक्शंस को क्लियर किया गया है, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ, सिद्धांतों के साथ, प्रिंसिपल के बेस पे बताया गया है। नाउ इट इज़ अ बीइंग एडॉप्टेड बाय द फॉरेनर्स। और आज के समय में बेटा वास्तुशास्त्र जैसे हमारे साइंटिफिक मैनर को जो है बेटा मॉडर्न साइंस अपना रहा है, फॉरेनर्स भी अपना रहे हैं। एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड by the world. Indian culture is very vast and the heterogeneous. It is a blending of the science and religion. एक तरीके से देखा जाए तो बेटा हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो उसके जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है ना बेटा, वो साइंस के बेस पर है। हमारे जितने भी धार्मिक क्रियाकांड कर्म हैं बेटा, वो सभी के सभी उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान छुपा हुआ है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो सैदास थे, हमारे जो संत थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे बेटा, इन्होंने हर उस मैनर को, हर उस ट्रेडिशन को, हर उस कल्चरल फॉर्म को बेटा साइंस के बेस पे डेवलप किया है। अगर हम सही मानों में उसको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर उनको बताया है। और आज दुनिया मानती है कि इंडियन कल्चर जो है बेटा वो साइंस और रिलीजियस ब्लेंडिंग के ऊपर डिपेंडेड है। ट्रेडिशनल आइडियल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज विच इज़ रेयरली सीन इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टुवर्ड्स द ऑल रिलीजन इज सीन इन आवर कल्चर। हमारे कल्चर में बेटा टॉलरेंस यानी कि पेशेंस और इक्वालिटी और समानता का भाव बेटा वैदिक एरा से रहा है। ठीक है, ये बाद में जो दूसरे एवल कस्टम्स हैं वो तो कुछ समय के बाद जो है डेवलप हुए, बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि कल्चरल फॉर्मेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे कल्चर के अंदर टॉलरेंस और इक्वालिटी की बात होती है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग द डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लाइफस्टाइल एंड द वैल्यूज, वी सी यूनिटी इन अवर कंट्री। बेटा हमारे देश में हमको एक तरीके से जो वैल्यूज़ यानी कि आदर्शों के ऊपर डिपेंडेड है हमारी लाइफस्टाइल, बराबर है ना। सुबह में उठते के साथ ही बड़ों को नमस्कार करना, प्रणाम करना, पूजा पाठ करना, बराबर, ये सारी चीज़ें बेटा हमारे कल्चर के अंदर एक तरीके से हमारे अंदर वैल्यूज़ के रूप में है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत पॉजिटिविटी हमारे आसपास बेटा क्रिएट होती है। ठीक है, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट द यूनिक फीचर्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमको कभी भी नहीं बोलना चाहिए बेटा कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो विविधता में एकता का सबसे बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण दुनिया के लिए माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बेटा। तो इस चैप्टर की एक एक लाइन, इसमें सब कुछ आईएमपी है ना, ये सारे टाइटल्स डिटेल क्वेश्चन ही है, तो आपको इसको प्रॉपरली लर्न करना है। ओके,
और इसको प्रॉपरली अच्छे से तैयार करना है बेटा। डिटेलेड क्वेश्चन कंपलसरी आएगा और इस बार के ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसका जो मार्किंग है वो बढ़ जाएगा। तो आपको इस चैप्टर की कोई भी लाइन जो है छोड़नी नहीं है। थैंक यू।